अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो हमने देखा था इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर। ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। हमने उसके में कौटिल्य की थ्योरीज देखी थी। उसके अलावा हमने चाणक्य का पॉइंट ऑफ व्यूज देखा था। डिटर्मिनेंट्स देखे थे कि इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर के क्या हैं। उसके बाद फिर हमने सुनजो के सिक्स प्रिंसिपल्स देखे थे कि जिनकी बेसिस के ऊपर इंडिया अपना जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो बिल्ड करता है और वो पाकिस्तान को किस तरीके से बिहेव करता है। तो आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है। हम इसके चार फेजेस हैं, हम चार फेजेस को देखेंगे। उसके बाद फिर हम ना जो चैलेंजेस हैं या जो फ्लॉज हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम वो देखेंगे। ये हमारा आईआर का ही टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ये है नेहरूवियन आइडियलिज्म। जो इंडिया की चार फेजेस हैं, चारों को मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो फेज था वो था नेहरूवियन आइडियलिज्म। स्टार्ट के अंदर जो इंडिया था वो बेसिकली आइडियलिज्म के ऊपर बिलीव करता था। ठीक है। और उन्होंने स्टार्ट के अंदर जो लिबरल अप्रोचेस थी उन्हीं को यूज़ करना स्टार्ट किया, मतलब कि वो जो कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन की बेस के ऊपर। उसके बाद फिर 1962 से ऑनवर्ड इन्होंने अपना जो पॉइंट था वो बदला और ये आ गया स्ट्रेटेजिक रियलिज्म के ऊपर। वो जो एक सेल्फिशनेस होती है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एक अनार्किक स्ट्रक्चर है। हर स्टेट को अपना खुद अपने आप को संभालना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजिक रियलिज्म पे आ गया। उसके बाद फिर 1990s के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म को देखा, उसके ऊपर इनकी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हुई। और अल्टीमेटली जब से मोदी आए हैं, बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजेपी, इनकी जो पॉलिसी हो गई है वो है हिंदू नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। ठीक है। ये चार फेजेस हैं। हम इन चार फेजेस को वन बाय वन आगे देखते हैं। सबसे पहले जो नेहरूवियन आइडियलिज्म थी ये थी 1947 से 1959 के दरमियान। ठीक है। इस टाइम जो इंडिया था ये बिलीव करता था इंटरनेशनल लॉ पे, टुक कश्मीर इन द इसी इसी बिलीविंग में, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बिलीव करने के ही नतीजे में इन्होंने कश्मीर को ले गया यूएन के अंदर। इवन के जब हमारी जंग हुई थी उस टाइम भी इंडिया ही ले गया था कश्मीर का इशू इन यूएन। उसके बाद पंचशीला एग्रीमेंट ये करते हैं चाइना के साथ। हिंदी चीनी बाई बाई के नारे लगते थे उस टाइम। ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट का एक जो बानी था, एक जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनके अंदर इंडिया आता था। एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी रेसिस्ट, ये जो सारी अप्रोचेस थी ये आइडियलिज्म की अप्रोचेस थी। और ये नेहरू का जो इंडिया था उसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। 1947 से 1959 और 1960 तक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नेहरूवियन आइडियलिज्म के ऊपर थी। नेक्स्ट अगर चलें तो 1959 से ऑनवर्ड इन्होंने जो अपनी पॉलिसी थी उसको चेंज किया और ये आ गया स्ट्रेटेजिक रियलिज्म के ऊपर। कैसे? 1916 नेशनल इंटरेस्ट वर परसूड एट द कोर। वो जो इंटरनेशनल लॉ था, वो जो कोऑपरेशन थी, कोलैबोरेशन थी, उसको ऊपर से पुश डाला गया। और नेशनल इंटरेस्ट जो कि हर स्टेट का, बीइंग अ रैशनल एक्टर, क्योंकि स्टेट्स आर द प्राइमरी एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो स्टेट्स हमेशा जो भी करती हैं वो रैशनैलिटी बेस पे होते हैं। तो उस टाइम जो इंडियन स्टेट को लगा कि अब नेशनल इंटरेस्ट शुड बी परसूड एट द कोर, तो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना स्टार्ट कर दिया। वो जो ऑलरेडी मैं आपको बताता रहता हूँ, वाशिंगटन ने कहा था नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आप देखें तो अभी तक इंडिया इसी पॉलिसी को ही फॉलो कर रहा है। 1959 से ऑनवर्ड उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो ही किया है। उसके बाद जी दलाई लामा को इन्होंने रेफ्यूजी दिया, अगेंस्ट चाइनीज इंटरेस्ट था ये। ठीक है। उसके बाद जी, लेकिन ये इंडिया के इंटरेस्ट में था। बुद्धिस्ट कम्युनिटी शायद यहाँ पर थी, तो उसके तनाजुर में 1962 के साथ में इंडिया चाइना वार होती है। ठीक है। और उसके बाद फिर 1971 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाती है। मतलब कि एक जो एडवेंचरिज्म है, एक रियलिज्म वाली जो साइड पे क्योंकि चल पड़ा था इंडिया। ठीक है। और उसने एक जो अग्रेसिव अप्रोच थी वो ले ली थी। पहले आइडियलिज्म था तो ओवरऑल रीजन के अंदर सुकून था। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एडवेंचर्स पे उतरा तो 1962 के अंदर पहले दलाई लामा को उन्होंने रेफ्यूज किया। उसके बाद 1962 की चाइना के साथ वॉर हुई। 1971 के अंदर वॉर हुई। उसके बाद उन्होंने इंटरफेरेंस किया इन श्रीलंका के अंदर। ठीक है। फर्दर अगर चलें तो न्यूक्लियर इशू इन पोखरान।
ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर हम चलें तो फिर इनकी नेक्स्ट जो है ये सारे इश्यूज चलते रहे। इसी दौरान सियाचिन का भी इशू हुआ हमारा, ठीक है। हमारा सार क्रीक का इशू हुआ। मतलब कि ना मल्टीपल इस तरह के जो मसले थे वो चलते रहे। इंडिया के अपने जो नेबर्स थे उनके साथ जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब होना स्टार्ट हो चुके थे इस ड्यूरेशन के अंदर। तीसरा जो फेज था इनका इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म का था, ये 1990 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। इसके अंदर इनकी जो एलपीजी रिफॉर्म्स थी ये बहुत ज़्यादा एक कंसीडर किया जाता है कि ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था इन इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये सारी चीज़ें थी लिमिटेड ही, लेकिन जिस तरीके से की वो इस तरीके से की कि इंडिया को फ़ायदा दे जाए, ठीक है। एक जो नेशनल इंटरेस्ट थे उनको उन्होंने पुरसू रखा, उनको उसी तरीके से एक वो जो अगर आप इसे कहें कि इकोनॉमिक रियलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, तो आप इसको भी ये कहना भी बजा होगा। कैसे कि उन्होंने लिबरल तो किया चीज़ों को, उन्होंने प्राइवेटाइज भी किया, ठीक है। उन्होंने अपना जो इकोनॉमी थी वो दुनिया के लिए खोली भी सही, लेकिन एक लिमिटेड तर्ज में खोली, जो कि जहां जहां तक इनको जहां जहां फायदा होता था वहां से उन्होंने वो सिचुएशंस थी उनको वाइडर कर दिया। अदरवाइज जो बाकी सारी चीज़ें थी उनको नैरो कर दिया गया। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी जिसकी वजह से आज इंडिया जो है वो इकोनॉमीज जो है एक बड़ी इकोनॉमी बन के ऊपर है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी की जो लीडरशिप थी नरेंद्र मोदी साहब उनके दौर में आप देख लें, अयोध्या वर्डिक्ट होता है, ठीक है। वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर की बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आता है, उसके बाद एंटी मुस्लिम एक्ट्स आते हैं, सिटीजनशिप, उसके बाद आप देख लें अगस्त 5 का जो मूव है, जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसे ख़त्म किया जाता है, ठीक है। डोमिसाइल्स वगैरह चेंज किए जाते हैं, लोगों को वहाँ पर इजाज़त दी जाती है आने की, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की जाती है, 19 पुलवामा अटैक होता है तो उसका सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता है। मतलब कि जितना भी ये 2014 से ऑनवर्ड 2023 है, ये तकरीबन जो 7 8 9 साल हमारे हैं उसके अंदर हिंदू नेशनलिज्म अपने अरूज पे पहुंचा है। आप देख लें वो मुस्कान वाला इंसिडेंट देख लें, जिसके अंदर उनका वो जो आप इनका एक इशू हुआ था, जो कि एक लड़की बुर्का पहन के गई थी कॉलेज के अंदर और वहां पर उसकी भी जय श्री राम के जो नारे लगे थे, ठीक है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, हिजाब कंट्रोवर्सी भी उसे कहते हैं। तो ये जो सारे मसले थे ये किस चीज़ को आप अगर कोविड 19 के अंदर देख लें तो उस दौरान भी मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा एक रेसिस्ट जो एक है और फाशिस्ट जो गवर्नमेंट जिस तरीके से करती है, वो जिस तरीके से हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, यहाँ पर जो हिंदूस हैं वो मुसलमानों के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक इस तरह का नैरेटिव जो बिल्ड किया गया है ये काफ़ी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो बेस करती है फ्रॉम योर डोमेस्टिक पॉलिसी, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिसी एक बहुत मेजर डिटर्मिनेंट होता है ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वो मैंने आपको उसके 4 फेजेस बताए। पहला नेहरूवियन आइडियलिज्म था, दूसरा स्ट्रेटेजिक रियलिज्म था, तीसरा आपका जो मैंने अभी आपको बताया था वो इकोनॉमिक जो प्रैग्मेटिज्म था, और चौथा जो है हिंदू नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। अब मोदी की जो पॉलिसी है हिंदू नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म में, हम उसको जो एक लेटेस्ट जो उसकी पॉलिसी है उसको हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया जी, यूएस इंडिया नेक्सस, जिसके अंदर उन्होंने वो डाइवोर्स दी है नैम को, नॉन अलाइंड जो मूवमेंट थी, एंड एंटरिंग इन अ यूएस ब्लॉक। ऑलमोस्ट वो उस ब्लॉक में है, लेकिन वो फिर भी स्टिल अभी तक वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंटली लेके चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो हार्डलाइनर है टुवर्ड्स पाकिस्तान। आप देख सकते हैं पाकिस्तान, ये हम मोदी टुवर्ड्स पाकिस्तान जो पॉलिसी है इसको हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे भी सही। उसके बाद ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इस तरह के जो आप अगर कहें उसने अलाइंसेस वगैरह बनाए हैं। लाइक अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल दो दूं तो बिम्स्टेक,
ठीक है। ये आपकी वो होगी असाइनमेंट होगी, आप एक बार इसको चेक कीजिएगा ये क्या है। तो ये उसकी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसी का ही एक पेश खैमा है। उसके बाद ये काउंटरिंग चाइनीज पॉलिसी, जिसके अंदर सगार है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। आइलैंड नेशंस के लिए उन्होंने जो उसकी डायमंड रिंग पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर सेशल्स और जितने भी ये मतलब के इंडियन ओशन के अंदर जो आपके आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ इंडिया बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता रहा है। नेक्स्ट अगर चलें तो क्वाड है, जय है, 2+2 डायलॉग्स हैं, ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि इंडिया करता रहा है। उसके बाद अगर देखें तो कोलैबोरेशन विद चाइना, उसके साथ भी वो ट्राई कर रहा है कि एससीओ में मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के अंदर मेंबर हैं, डब्ल्यूटीओ, यूएनएफसीसी, मतलब कि ये वो फोरम्स हैं जिनके ऊपर ये दोनों जो राइवल नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं, एक दूसरे के साथ बैठती हैं, डिस्कस करती हैं चीज़ों को। ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप इन द लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब कि पहले उसका जो प्लान था वो सार्क वाली साइड पे था, ठीक है, लेकिन सार्क को क्योंकि उसने वो नहीं करना चाहता था, तो उसने दूसरे जो कंट्रीज थे उनकी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। अगेन मैं आपको कहूँगा कि इसको आप देखिएगा कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट अगर देखें तो आसियान सेंट्रिक पॉलिसी है, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, उन्होंने मोस्टली कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान इस टाइम आसियान का पाकिस्तान ने भी ट्राई किया था कि आसियान के अंदर एक उनका ना फोरम होता है जिसको पाकिस्तान ज्वाइन करना चाह रहा था। अब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिख दूं। तो पाकिस्तान जो है ना उसको ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन इंडिया ने ही मलाइशिया को, सॉरी मलाइशिया ने सिंगापुर को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को वहां से जुदाई रखा, और पाकिस्तान के इस वजह से आसियान के साथ उस तरीके से जो पाकिस्तान चाहता था रिलेशंस बिल्ड नहीं हो पासे। उसके बाद ये ब्रह्मोस सप्लाई, ये अपनी जो अब स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनको यूज़ भी कर रहा है दुनिया को देने के लिए, लाइक वियतनाम, थाईलैंड, इस तरह के जो कंट्रीज हैं वो इनसे मांगने भी लग चुके हैं। उसके बाद जी ब्रॉडन यूरोपियन पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर यूएस, यूके, फ्रांस, ये सारे चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ हो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तो मिलिट्री एग्रीमेंट इनके साथ भी किया हुआ है उन्होंने, एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं और मिलिट्री एग्रीमेंट भी किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अफ्रीका को अगर देखा जाए तो इंडियन अफ्रीका समिट, आउटरीच इंक्रीज, इन्होंने कोशिश की है जिस तरीके से चाइना को ये फॉलो करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया को फॉलो करता है, इंडिया चाइना को फॉलो करता है, कि चाइना जो जो करता है इंडिया उसके पीछे जाता है। अब इंडिया जो जो करता है फिर पाकिस्तान उसके पीछे जाता है। बात वहीं आ जाती है, ये एक पूरी चेन है। ठीक है, अगर मैं आपको एक चेन ये बता दूं, यूएस, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूएस कुछ भी करता है, लाइक वो अपना कोई मिलिट्री बजट बढ़ाता है या कुछ भी टेक्नोलॉजी साइड पे कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करता है या मिलिट्री के लिहाज से कोई कोई एक मूव चलता है, तो चाइना भी उसी तरीके से चलता है। ठीक है। अब जब चाइना चलेगा तो चाइना ये समझेगा, तो इंडिया ये समझेगा कि ये मेरे लिए कर रहा है, तो इंडिया भी करेगा। जब इंडिया करेगा तो पाकिस्तान ये समझेगा कि ये मेरे लिए कर रहा है और पाकिस्तान भी करेगा। सो ये एक साइकिल सा है जो कि काफ़ी अरसे से, मतलब कि ये तकरीबन 2000 से ऑनवर्ड तो ये चल ही रहा है ना। ठीक है। यूएस जब से चाइना को अपना एक राइवल कंसीडर किया है यूएस ने, उस दिन से ऑनवर्ड चाइना यूएस को फॉलो कर रहा है, इंडिया चाइना को फॉलो कर रहा है और पाकिस्तान इंडिया को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट अगर चलें तो चैलेंजेस क्या हैं जी और वीकनेस क्या है, वीकनेसेस क्या हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के। सबसे पहला जो है ये स्पॉइलर और डिसरप्टर इन अफगानिस्तान। और ये जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे प्रीवियसली, जिनका नाम शेख महमूद कुरैशी था, उन्होंने मल्टीपल फोरम्स के ऊपर ये कहा भी है कि इंडिया इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ स्पॉइलर और डिसरप्टर इन अफगानिस्तान। मतलब कि हमारी जो हम जो पीस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें कर रहे थे, इंडिया उनको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। फर्दर अगर चलें तो बॉर्डर क्लैशेस विद चाइना, इंडिया का ये भी एक बहुत मसला रहा है। ये जो अभी 2020 के अंदर शायद जो स्टैंड ऑफ हुआ था, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, गलवान वैली थे शायद उसके अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया का नेपाल के साथ इशू है, काला पानी के ऊपर टेरिटरी है। नेबरहुड चैलेंजेस लाइक पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये इंडिया का बहुत बड़ा चैलेंज है। रशियन चैलेंज, अब ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब कि यूएस के साथ उसका बहुत ज़्यादा इंडिया की एंगेजमेंट हो रही है, तो रशिया इसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकता है और नेगेटिव सेंस में भी ले सकता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर मोस्ट सी चीज़ें जो देखी गई हैं वो नेगेटिव सेंस में ही जाती हैं।
मीन कि अब रशिया का तो इस तरीके से आप खुद देखने के एक जो उसका कस्टमर है वो किसी और के पास जाना स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए तो एक चैलेंज होगा ना, और वो इसको एक जो ट्रस्ट डेफिसिट के फॉरम्स में भी आ सकता है, इसलिए रशिया भी अब देख रहा है कोई नए जो उसके कस्टमर्स हैं। उसके बाद ये मल्टीलेटरल इश्यूज हैं और भी मल्टीपल, लाइक यूएनएससी की जो मेंबरशिप है उसके अंदर यूएस ने उसे कहा तो है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। यूएनएससी की जो मेंबरशिप है, अभी जो लास्ट टाइम यूएन जनरल असेंबली के अंदर 2022 के अंदर जो हुआ था, डिस्कस किया गया था, जो यूएन जनरल असेंबली का एक सेशन होता है हर साल सितंबर के अंदर। तो वहाँ पर जब प्रेसिडेंट बाइडन गए थे तो उन्होंने यूएनएससी की ये जो मेंबरशिप थी इसके ऊपर बात की थी इंडिया के लिए। सिमिलरली एक बार ओबामा ने भी इस चीज़ को वो किया था, एनएसजी के अंदर भी ओबामा ने भी किया था, और अभी भी यूएस चाहता है कि इंडिया चला जाए इसके अंदर। तो ये जो सारे हैं ये फ्लॉज हैं, वीकनेसेस हैं ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो आज हमने जो देखा है वो हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखा। हमने उसके चार फेजेस देखे। पहला था नेहरूवियन आइडियलिज्म, दूसरा था आपकी स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, तीसरा था इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, और चौथा था हमारा हिंदू नेशनलिज्म। फिर हमने इनको फर्दर देखा कि किस किस तरीके से इनके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल में गए। उसके बाद फिर हमने फ्लॉज देखे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर जो उसके मेजर फ्लॉज क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये जो लेक्चर है अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।